नमस्कार, मैं हूं दिवाकर राजपूत। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यूज़ नेट पर। न्यूज़ नेट पर आज हमारे साथ लोकसभा पर चर्चा करने के लिए, आपके सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद हैं ज्ञान सिंह गुर्जर जी, जो कि वर्तमान में राजगढ़ से भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्ञान सिंह गुर्जर जी। राम राम। आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया और भाजपा पांचों के पांचों सीट जीतकर आई है राजगढ़ जिले में, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई हमारी ओर से आपको। धन्यवाद साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में ज्ञान सिंह गुर्जर जी आप भाजपा के राजगढ़ से जिलाध्यक्ष हैं जी। तो अगर मैं राजनीतिक सफ़र की बात करूं तो राजनीतिक सफ़र की चर्चा अगर आपसे अगर हो जाती। देखिए, मैं 1984 से राष्ट्रीय स्वयं सेवक से जुड़ा हूँ। मैं संघ के स्वयंसेवक के रूप में मैं काम करता हुआ, जब भगवान श्री राम लला के श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन को लेकर के उस समय देश में जिस प्रकार की उथल पुथल चली, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उस समय उस जो मूवमेंट खड़ा हुआ था उसमें मैं जुड़ा। उस अभियान में मेरी बहुत सहभागिता रही, क्योंकि मैं संघ का स्वयंसेवक था इस नाते। उसके अलावा और हमें ये भी जानकारी मिली है कि जब आप 92 में अयोध्या गए थे तो शायद सबसे आप युवा हुआ करते थे। मैं सबसे कम उम्र का स्वयंसेवक था, मैं कार सेवक था। जब मैं भगवान रामलला के श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में मेरी जिस प्रकार से नीचे की जो गतिविधियाँ रही उसमें मैं पूरी तरह शामिल रहा। गांव-गांव शिला पूजन करवाया। शिला पूजन के कार्यक्रम में मैं जगह जगह गया। कोटि कोटि हिंदू जन का हम ज्वार उठाकर मानेंगे, वो गाना में वो गीत में गाता था। उसके बाद फिर हमारे जो भी श्री राम शिला पूजन का जो कार्यक्रम चलता था उस पर अपने उद्बोधन होता था। उसके बाद श्री राम शिला पूजन चालू होता था। लेकिन जब 1992 में मुझे जब कार्य सेवा में जाने का मौका मिला, घर वाले सब नाराज़ थे। मैंने घर वालों को बिना बताए, मेरे 2-3 साथी और थे गांव के जो मेरे साथ काम करते थे, हम रात में चुपके से निकले वहाँ से। चुपके से गांव से निकल करके घर वालों को बताया नहीं हमने कहाँ जा रहे हैं। कपड़े भी मुझे यहाँ राजगढ़ में आकर के दूसरे कपड़े लेके गया मैं साथ में पहन करके। उस समय ठंड का समय था। तो मैं जब वहाँ से निकल करके आया और हम जब अयोध्या जी में गए तो वहाँ लगातार मैं 5 दिन वहाँ रहा। और उसके बाद जब कार सेवा के लिए हम लोग सरयू मैया में स्नान ध्यान करके वापस जब हम आए, कहीं ऐसा था ही नहीं कि भाई ढांचा टूटेगा या कुछ होगा, कि भाई सिर्फ हमें प्रतीकात्मक एक मुट्ठी रेत से हमें कार सेवा का एक करना है। लेकिन सारे लोगों में बड़ा जोश जुनून था, बड़ा उत्साह था कि नहीं, समाप्त कर दो ढांचे को, ये कर दो। एक अंदर ही अंदर सुगबुगाहट थी। और जैसे ही हमारे सारे नेतृत्व का जब उद्बोधन हुआ और उधर ढांचे की तरफ कार सेवकों ने झुंड के झुंड उस कार सेवा की मजार को उसके ऊपर चढ़ गए, गुम्बज के ऊपर, और देखते देखते धराशायी होगी। ऐसा लगा जैसे भगवान राम स्वयं हम सबको शक्ति दे रहे हो, ताकत दे रहे हो, हनुमान जी महाराज जैसे हमारे आसपास ही हो। ऐसी अनुभूति, ऐसा लगता है कि जैसे हमने साक्षात दर्शन ही कर लिए है, जीवन धन्य हो गया है। आज हम यहाँ आ गए, इसका मतलब हमारा तो जीवन ही धन्य हो गया। उतनी कम उम्र में जब लोगों की रुचि खेल कूद में रहती है, आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे भी अयोध्या जाना है, मुझे भी राम मंदिर बनना है? चूँकि मैंने वो साहित्य पढ़ा है। हाँ। मैं जब बचपन में हमारे घर में हर वर्ष रामायण जी का हमारे पाठ होता था। पूरे श्रावण का महीना हमारे घर में रामायण पाठ होता है। तो मैं उस समय जब मैं पढ़ता था तो मैं घर में रामायण पाठ भी करता था। तो राम जी की पूरी रामायण के बारे में मुझे उस समय, मैं बचपन से उस रामायण से जुड़ा रहा। और जब ये सारा मुद्दा, सारा विषय सामने आया और जब हमारी पराधीनता की जब बेड़ियाँ कट गई, सब कुछ हो गया, देश की आज़ादी के बाद भगवान सोमनाथ का मंदिर का, भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ अग्रिम भूमिका में रह करके उस काम को किया। और जो साहित्य हम पढ़ते गए और उसके बाद जिस प्रकार का कुटाराघात, जो कुटिलता तत्कालीन सत्ताधारियों के द्वारा चली गई है, जो तुष्टीकरण की नीति अपना करके इस देश को तोड़ने का, बांटने का काम किया गया है। तो मैं सारी चूँकि मैं पढ़ाई में मेरी अच्छी स्थिति थी, बहुत अच्छा था, तो इस सारे विषय से मैंने पास अध्ययन किया था मैंने। इसलिए मेरी प्रबल इच्छा थी कि मैं भगवान रामलला की उस दिव्य और भव्य मंदिर निर्माण के लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूँ। तो मैं 6 दिसंबर समय से पहले अयोध्या जी में चला गया था पूरी अपनी टीम के साथ। आज रामलला विराजमान हो गए हैं,
कैसा महसूस कर रहे हैं आप? स्वर्गिक आनंद, सब कुछ मिल गया ऐसा लग रहा है। हमारी जो कल्पना थी उससे आगे। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे जीते जीते हम भगवान राम का मंदिर देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि एक मजबूत नेतृत्व देश को मिला, एक मजबूत सरकार देश को मिली। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने निष्पक्ष पूरी दमदारी के साथ अपना फैसला सुनाया, और उसका परिणाम है कि आज भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या जी में भगवान श्री राम लला का बना, और भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा उसमें हुई। सारी दुनिया के सुख मिल गए, ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ मिल गया है। भगवान बात की जाए राजनीति की, तो आपने राजनीति को ही क्यों चुना, और खास करके भारतीय जनता पार्टी? इतनी सारी पार्टियां थी तब भी, तो भारतीय जनता पार्टी को चुनना मतलब क्या रहा था, कैसे प्रभावित करती है वर्तमान पार्टी आपको? मैंने कहा नहीं, मैं बचपन से संघ से जुड़ गया। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मैं जुड़ा तो उसमें सेवा का भाव, संस्कार का भाव, सांस्कृतिक विरासत क्या है, सारी चीज़ों पे उसमें हमें अध्ययन करने का अवसर मिला, और उसी के अनुरूप मुझे लगा कि मुझे भी सेवा करना चाहिए। नर सेवा ही नारायण सेवा का सूत्र वाक्य मैंने उस समय पढ़ा, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। नर सेवा ही नारायण सेवा। तो मैंने उस हिसाब से जब मैंने साहित्य पढ़ा, धीरे धीरे अध्ययन किया, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो संविधान भारतीय जनता पार्टी का लिखा उसको भी मैंने पढ़ा है, तो उसमें लगा कि यार कुछ करना चाहिए। दीनदयाल जी ने जो विचार दिया, अंत्योदय, समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का जब तक उदय नहीं होगा, जब तक उसका विकास नहीं होगा, तब तक हम हमारे देश का विकास नहीं मान सकते। इसलिए एक समान दृष्टि का जो भाव लेकर के, सामाजिक समरसता की जो परिकल्पना को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम प्रारंभ किया है, वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, भारतीय जनता पार्टी कार्य पद्धति, इन सारी चीज़ों से जब मैं प्रभावित हुआ तो मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना। मुझे सेवा करना इस नाते तो मैं राजनीति करने लगा, मुझे जनता की सेवा करना है। मैं गांव से आता हूँ, किसान परिवार से आता हूँ, इसलिए मेरे आसपास का जो वातावरण मुझे नज़र आता था उसमें मुझे लगता था कि मैं इनकी कुछ मदद करूँ, तो मैं उनकी मदद करता था। लगातार समाज में रहना, समाज में सारी गतिविधियों को अंजाम देना, ये मेरी पहली प्राथमिकता में रहता था। ज्ञान सिंह गुर्जर के राजनीतिक विचार क्या हैं आपके अनुसार? नेता कैसे होने चाहिए, राजनीति कैसी होनी चाहिए? देखिए, राजनीतिक शुचिता के लिए ही भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग आज काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का अगर आप चिंतन और अध्ययन मनन करेंगे तो आपको लगेगा कि पार्टी विथ डिफरेंस का जो लोगों ने नारा दिया है वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सारे दलों से अलग है, और भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता होती है राष्ट्र, देश। इदम नमम इदम राष्ट्राय स्वाहा। मेरा देश कैसे मजबूत हो, मेरे देश का कैसे पुनर्निर्माण हो, मेरा जो वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्धशाली, शक्तिशाली राष्ट्र का जो इतिहास रहा है वो पुनः कैसे लौटे। हम कुछ कालखंड में जिस प्रकार से हम पराभव में चले गए थे, और उससे उभर करके हमारा ये भारत वापस कैसे विश्व का नेतृत्व करे, ये अगर आपको कहीं देखना है तो भारतीय जनता पार्टी में आपको मिलेगा। मुझे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत पसंद थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय हमारे वीडी शर्मा जी, हमारे मोहन यादव जी, शिवराज सिंह चौहान जी, सारे ये नेताओं ने जिस प्रकार से आज जो काम किया है और इनकी मेहनत और प्रयास से जो देश का परिदृश्य बदला है। चूँकि आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया, तो उन्हीं के बातों को मैं दोहराना चाहता हूँ। उन्हीं का कहना था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश रहना चाहिए। मतलब कि राजनेता का जो सबसे पहला धर्म है वो सेवा होना चाहिए, सेवा होना चाहिए, राष्ट्र होना चाहिए। मतलब ज्ञान सिंह गुर्जर भी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल, मैं उनके विचारों से मैं प्रेरित होकर के उनके अटल जी का जो एक आदर्श जीवन रहा है, अटल जी ने जिस प्रकार के से देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उसी को देख करके मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए कितने ठोस कदम उन्होंने उठाए, और देश को तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ मातृभूमि और भी कुछ दूँ मैं। इस भाव को लेकर के जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम सुनते थे तो आत्मा गदगद हो जाती थी। लेकिन आज के समय में जो राजनीति में हो रहा है वो उसके सोच से बिल्कुल उलट है, बिल्कुल विपरीत है। देखिए, राम का भी जीवन था, राम को भी हम ईश्वरीय अवतार के रूप में हम लोगों ने स्वीकार किया है। राम को हमने देखा तो नहीं, पर राम ने जिस प्रकार से जीवन जिया है और जो आदर्श समाज के सामने प्रस्तुत किया है, आज रामायण जी को अगर हम आत्मसात करेंगे
तो उस हिसाब से आप चलेंगे तो राम राज्य की आप परिकल्पना है। उसके बाद कृष्ण जी भी आए हैं। कृष्ण जी ने भी अपनी कलाओं के माध्यम से जैसे को तैसा टीट फॉर टेट कैसे भारत की अखंडता के लिए, भारत की मजबूती के लिए कृष्ण भगवान ने, योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने जिस प्रकार से जो काम किया है देश दुनिया में, वो उसका आप अध्ययन कर नहीं, लीजिए। आपके आदर्श रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उन्हीं का ये मानना था कि देश सर्वोपरि होता है। सर्वोपरि। लेकिन आज राजनीति में तो कुछ भी हो रहा है ना। नहीं। आपके पार्टी से ही आते हैं अमित शाह, जिन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए या भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन हाल फिलहाल में ही नीतीश कुमार फिर से एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गए हैं। देखिए, समय काल परिस्थिति के बस बहुत सारी बार ऐसी बातें सामने आती है। लेकिन मैंने कहा नहीं, राष्ट्र प्रथम। देश के लिए अगर कुछ करना पड़ता है, अपने विचारों में कहीं अगर सुधार लाना पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य 400 पार। लेकिन लोग तो सवाल खड़ा कर रहे हैं ना। नहीं, सवाल नहीं। जैसे मान लो मुफ्ती मोहम्मद से गठबंधन हुआ था, जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद को लेकर के भी लोगों ने बहुत सारी टीका टिप्पणी करी थी, बहुत सारे सवाल खड़े किए थे। लेकिन उसका परिणाम आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गई, 35 से समाप्त हो गई। जम्मू कश्मीर का संपूर्ण रूप से भारत में विलय हो गया। अगर हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, उस रणनीति में भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज बहुत मजबूत है, तो ऐसी क्या परिस्थिति आ गई थी कि फिर से नीतीश कुमार को गठबंधन का हिस्सा बनाया गया? नहीं तो अगर कोई आदमी अपनी गलती स्वीकार करता है और देश के हित में काम करना चाहता है, तो हमारे देश प्रथम है ना। हम हमारे ईगो को या हमारी किसी प्रकार का अहंकार हमारे अंदर लेकर नहीं चलेंगे हम। मैंने आज अपनी इस बात में आके कोई बयान दे दिया कि भाई नहीं, ऐसा नहीं, और लगा कल कहाँ उसमें कहीं लचीलापन आया है, वो कहीं राष्ट्र के प्रति अपना सहयोग करना चाह रहा है, तो हमें उस पर विचार करना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ कि ऐसा ही विचार करके माननीय अमित शाह जी ने और माननीय जेपी नड्डा जी ने ऐसा ठोस कदम उठाया। लेकिन ये तो धोखा हुआ ना। बिहार की जनता की अगर बात की जाए तो जनता को उन्होंने आश्वस्त किया था, स्पष्ट बताया था कि किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार को फिर से गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। नहीं, ये तो हमारा उनका बयान था। उन्होंने कहा कि किसी परिस्थिति में हम नहीं लेंगे, लेकिन जब राष्ट्र हित सर्वोपरि है ना, जब देश प्रथम है, देश के हित में अगर कहीं निर्णय लेने हैं, तो हो सकता है बहुत सारे दलों से हमारे विचार नहीं मिलते हैं, पर कहीं ना कहीं जब गठबंधन होता है या कहीं ना कहीं जब बैठ करके चर्चा होती है, तो किसी एक विचार पर हम जब सहमत होते हैं, तो वो विचार है हमारा देश। मध्य प्रदेश के विकास और सामाजिक मुद्दों पर आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, मध्य प्रदेश का माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व विकास हुआ है। एक ज़माने में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जब मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के, 2003 से पहले आप नज़र उठा करके देखिए, 2003 से पहले इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। फिसड्डी राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश आता था। पूरा मध्य प्रदेश अंधकार में चला गया था। विकास के नाम पर कुछ भी नहीं था। जिधर देखो उधर सड़क में गड्ढे या गड्ढे में सड़क, पता नहीं चलता था। पानी की समस्या थी, बिजली की समस्या थी, रोजगार की समस्या थी। विकास के लिए मध्य प्रदेश में कोई योजना, कोई प्लानिंग नहीं थी। एक बीमारू राज्य बन गया था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी नेतृत्व के हाथों में इस मध्य प्रदेश की सत्ता की बागडोर आई, मध्य प्रदेश का परिदृश्य बदल कर रख दिया। मध्य प्रदेश की दिशा और दशा बदल करके रख दी। 2003 से लेकर के 2023 तक का अगर आप भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा पर अगर आप चिंतन करेंगे और अपनी नज़र डालेंगे, तो आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने वास्तव में गांव, गरीब, किसान, मजदूरों को, महिलाओं को ध्यान में रख करके अपनी सरकार की योजनाएं बने। और जो रिक्वायरमेंट थी, जिस प्रकार से क्षेत्र की जो ज्योग्राफी है, उसके हिसाब से जो मांग थी, उसको पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। डैम हो, तालाब हो, बलराम तालाब हो, कपिलधारा कुएं हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, एक तरफ हमने अधोसंरचना के काम किए, दूसरी तरफ हमने मानव विकास पर भी हमारी सरकार ने प्राथमिकता से काम किया है। उसी का परिणाम है कि आम आदमी के जीवन में परिवर्तन खड़ा हुआ, आम आदमी के जीवन में खुशहाली आई, किसानों के चेहरे पर रौनक आई। किसान बीमारू राज्य का हिस्सा नहीं रहे, किसान को एक विकसित राज्य की श्रेणी में ला करके खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया है। हमारा मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, उसे हमें बीमारू राज्य से विकसित राज्य की लाके श्रेणी में ला करके खड़ा किया है, और अब हमें स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाना है। इसी दिशा में आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व काम कर रहा है। एक तरफ माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने पूरी ताकत के साथ इस मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपना पूरा आशीर्वाद मध्य प्रदेश के ऊपर रखा है। आपके पार्टी का लोग दावा करते हैं, आप भी ऐसा बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में गांव-गांव तक विकास पहुंचे है।
वहीं अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैं भी विधानसभा चुनाव में राजगढ़ जिले के गांव-गांव तक पहुंचा था जी। ब्यौरा विधानसभा में भी पहुंचा था, नरसिंहगढ़ में भी पहुंचा था, जी। राजगढ़ के भी कुछ गांव तक पहुंचा था जी। जहां अभी तक सड़क नहीं पहुंच पाए। हाँ। चूँकि डबल इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जी। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? नहीं, कोई ऐसा गांव, कोई मजरा टोला नहीं छूटा है जहां सड़कें नहीं पहुंची हो। अगर आप चाहेंगे आप तो मुझे मैं- बताइए कहाँ हमारी प्राथमिकता जो मैं ब्यौरा के गुर्जर खेड़ी तक पहुंचा था, हाटिया खो, जमानका खो, कुछ गांव तो ऐसे भी वहाँ सड़क तो आप छोड़ ही दीजिए, राजस्व गांव के श्रेणी में भी उनको जोड़ा नहीं गया है। नहीं, जब मान लो कोई वन गांव है, वो ब्यौरा विधानसभा की कुछ गांव है, अब वो उसमें है तो उसके लिए प्रक्रिया जारी है, पर चूंकि वो वन गांव है, वहां पर उन्होंने अपने हिसाब से उनकी बसाहट है। अब सरकार की नीति के अनुसार उनको अपन कैसे उनको प्राथमिकता में आएंगे, इसमें पूरा काम चल रहा है। बाकी कोई गांव, कोई मजरा टोला ऐसा नहीं बचा है जहां पर सड़कें नहीं पहुंची हो, या तो कहीं पर विवाद हो गए, किसी का खेत बीच में आ रहा हो, कहीं कोर्ट चला गया, उसने कहीं लड़ाई झगड़ा पैदा किया तो वो काम में ड्रॉप हो गया। बाकी मैं भी 2005 से 10 तक जिला पंचायत का अध्यक्ष भी रहा हूँ, तो उस समय से लेकर के आज तक मैं पूरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, पूरे जिले मतलब से। अगर आपको मौका मिलता है, पार्टी की ओर से मौका मिलता है, जनता की ओर से मौका मिलता है, तो इन लोगों का ख्याल रखा जाएगा। मेरा तो पहली प्राथमिकता वही तो है, मेरी प्राथमिकता में पहले गरीब है, गरीब कल्याण। जिस प्रकार से हमारी सरकार की नीति में है, गरीब कल्याण और सुशासन ही मेरी भी प्राथमिकता है। मैं भी चाहता हूं कि जो शोषित है, जो वंचित है, जो पीड़ित है, जो लंबे समय से उपेक्षित थे, जिन पे हमारी सरकार का ध्यान गया है, मोदी जी के गारंटी की गाड़ी अभी हम लेके गाँव-गाँव घूमे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर के हमने हर घर पर जाकर दस्तक देने का काम किया है। हमने आह्वान किया है कि बताइए हमें और क्या करना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किया है, उसमें और क्या छूट गया है, आप बताइए। कौन प्रधानमंत्री आवास में छूट गए, किसको उज्ज्वला गैस योजना में का लाभ नहीं मिला, किसको आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसी जितनी भी योजनाएं थी, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हो, इन सारी हम स्वयं ने ठटोला। हमने ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है कि सत्ता में होते हुए भी गांव-गांव जाना, चाहे किसान या सम्मान की बात हो, चाहे विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात हो, चाहे विकास यात्रा की बात हो, अन्य माध्यमों से लगातार भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व गांव के में जाकर जनता के बीच में जाता रहता है। चूँकि आपकी दावेदारी राजगढ़ जिले से है, तो राजगढ़ जिले के प्रगति और रोजगार के विकास के लिए कुछ योजनाएं हैं क्या आपके पास? देखिए, ये अच्छी बात है कि आप मुझे बता रहे कि आप, तो मैं निश्चित ही मैं भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूँ, तो अगर पार्टी मुझे कहीं अवसर देगी तो मैं राजगढ़ जिले के चहुमुखी के विकास के लिए और ख़ास तौर से युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है वो मैं करने का प्रयास करूँगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजगढ़ जिले की दशा और दिशा बदल गई है। आज राजगढ़ जिले में कुंडालिया और मोहनपुरा जैसे 2 बड़े प्रोजेक्ट पूरी सफलता के साथ यहाँ पर उनका विस्तार होता जा रहा है, बन करके तैयार है। कैनालों का काम चल रहा है, जहाँ जहाँ जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव-गांव नल से जल पहुँचाने के लिए जो काम अधूरा पड़ा उसको पूरा करने का काम किया जा रहा है। हर घर तक नल से जल कैसे पहुँचे, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है और उसमें बहुत तेज़ गति से काम चल रहा है। हर खेत को पानी पिलाने का काम तो हमारे राजगढ़ जिले में हो रहा है, हमारी सरकार ने किया है, लेकिन हर घर पर भी नल से जल पहुँचे, ये भी काम पूरे क्षेत्र में चल रहा है। क्षेत्रीय मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में? जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में विकास हुआ है, सारे मुद्दे पीछे छूट गए और मध्य प्रदेश में खास तौर से राजगढ़ जिले में जिस हज़ारों करोड़ का जो काम हुआ है, चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे सीएम राज स्कूलों की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, डैम तालाब की बात हो, अब यहाँ पर पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी कि जहाँ पर कॉलेज की आवश्यकता है, प्राथमिकता से वहाँ पर और कॉलेज खुले। कुछ ऐसे क्षेत्र बचे हुए हैं, कस्बे टाइप है, क्योंकि शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिले जो उसके पात्र हैं, पात्र लोगों तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुँचे, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से आम व्यक्ति के जीवन में जो परिवर्तन खड़ा किया है, जो खुशहाली लाने का काम किया है, उस पात्र व्यक्ति तक हमारी सरकार की योजनाएं पहुँचे, जो उसका अधिकारी है, हकदार है, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। अगर वर्तमान सांसद की बात की जाए, रोडमाल नागर जी आपके पार्टी से ही आते हैं, पिछले 10 वर्षों से सांसद के तौर पर कार्यरत हैं जी।
अगर उनके कार्यकाल की समीक्षा अगर आपके शब्दों में की जाए तो वो क्या होगी? देखिए, उनका कार्यकाल मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल मतलब उनका कार्यकाल। चाहे राज्य सरकार की योजनाओं की बात हो, चाहे केंद्र सरकार की योजनाओं की बात हो, कदम दर कदम हर स्तर पर हमारी सरकार ने विकास का काम किया है, विकास को अपना आधार बनाया है। और इसीलिए हम चाहे माननीय विधायकगणों की बात कर लिए आप, चाहे माननीय सांसद जी की बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं और सामूहिक रूप से हम लोग सब मिलकर के काम करते हैं। कहीं ना कहीं आम लोगों की नाराजगी है वर्तमान सांसद से। अब ये तो आप पत्रकार लोग हैं, ये आपका विषय है कि आप राजगढ़ की जनता संतुष्ट नहीं है उनके कार्य अब से। हमें तो कहीं ऐसा लगता नहीं, बाकी क्या अगर लगता है कि हमें तो कहीं ऐसा लगता नहीं, बाकी अब आपकी निगाहें ज़्यादा अंदाजा भुगतना पड़ सकता है क्या आगामी लोकसभा चुनाव में? नहीं नहीं नहीं, आपकी नज़रें बहुत शार्प हैं। वो कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो आप पत्रकार साथी हैं, आप हमारे सब, तो ये आपका काम है कि आप सारी जानकारी आपके पास होगा। हमें तो हमारा सब ऐसा कहीं लगता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से राजगढ़ लोकसभा जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं, चाहे केंद्रीय योजनाएं की बात की जाए या फिर राज्य स्तर की योजनाओं की बात की जाए, वो ज़मीनी स्तर पर विफल हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है। अब विपक्ष का तो काम ही आरोप प्रत्यारोप लगाना है, नाचने जाने आंगन टेढ़ा, एक कहावत है। जब विपक्ष के लोग सत्ता में रहे, लगातार लंबे समय तक इस देश में कांग्रेस का राज रहा है, चाहे केंद्र की बात कर लीजिए या राज्य की बात कर लीजिए। 50-55 साल तक जिन लोगों ने राज किया है, जिन लोगों ने इस भारत को चरागाह बना रखा था, जो राजे महाराजाओं की तरह से जीते थे, एक परिवार के सब गुलाम बन करके इस देश को चला रहे थे, वो जो चाहते थे वो होता था। उस समय तो ये लोग कुछ कर नहीं पाए। और आज जिस प्रकार से गांव गरीब किसान का जो उत्थान हुआ है और विकसित भारत, आज उस सोच को लेकर जब हम काम कर रहे हैं, तब इन लोगों का तो आरोप प्रत्यारोप लगाने का तो कोई उसके ऊपर तो कोई ये नहीं कर सकते अपन टिक्का टिप्पणी, वो उनका विचार है। लेकिन आप धरातल पर के जाकर देखिए, आप बहुत सारे गांव ऐसे मिलेंगे जो 5 साल पहले 10 साल पहले थे, और आप वहाँ जाएंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि यार ये वही गांव है, कौन सा नया गांव बन गया, कौन सा गांव है। दशा बदल दी माननीय मोदी जी ने, दिशा बदल दी माननीय मोदी जी ने। चारों तरफ विकास ही विकास। कौन कहता है विकास नहीं हुआ? अगर विकास नहीं होता तो हम सड़क पे होते। आज भारतीय जनता पार्टी की जो विकास यात्रा चल रही है, लगातार भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन मिल रहा है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रति देश की जनता का जो विश्वास बना हुआ है, और माननीय मोदी जी की जो गारंटी वाली बात है, आज वो सब उस पर विश्वास करते हैं। इसलिए आप ये गलत बात है कि विकास नहीं हुआ, बिल्कुल मिथ्या है। इसमें कहीं से कहते कोई सच्चाई नहीं है। आप मेरे साथ चलिए, मैं बताऊँ आपको किसने कहा विकास नहीं हुआ। मोदी जी की सारी योजनाएं इतनी सफल योजनाएं हैं, सीधा सीधा उनको डीबीटी के माध्यम से सीधा सीधा हितग्राहियों को लाभ मिला। किसान सम्मान निधि की बात कर लीजिए, प्रत्येक किसान के खाते में पैसा जा रहा है। 6,000 माननीय नरेंद्र मोदी जी एक साल में डालते हैं, 6,000 माननीय हमारे राज्य सरकार के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी डाल रहे हैं। इधर लाडली बहनों के खाते में सीधा सीधा पैसा जा रहा है। उधर आप महिला स्वनिधि की बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री आवास की बात कर लीजिए, उज्ज्वला गैस योजना की बात कर लीजिए। कौन सी योजना ऐसी जिसमें भ्रष्टाचार हो रहा है? सीधा सीधा लाभ। वो दिन याद करो जब राजीव जी ने कहा था कि मैं 100 रुपये भेजता हूँ, नीचे जाते जाते 15 रुपये रह जाते। अब मोदी जी कह रहे हैं मैं 100 रुपये भेजता हूँ, 100 के 100 रुपये मेरे भाइयों के खाते में जाते, मेरी बहनों के खाते में जाते। नरेंद्र यही मोदी हमारी सरकार जुमलेबाज की प्रामाणिकता है। नरेंद्र मोदी जुमलेबाज हैं और भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की पार्टी, ऐसा अन्य पार्टी के लोगों का कहना है। देखो, नरेंद्र मोदी जी एक अवतारी पुरुष है, हमारे लिए वरदान है, देश के लिए वरदान है। ये हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। आप उठा करके देख लीजिए, गूगल पे चले जाइए, जितने राजे महाराजे हुए, जितने सम्राट हुए, आप उनका अध्ययन और चिंतन कीजिए। बहुत सारे लोगों के बारे में लिखा जाता है इनकी असफलता के कारण, इनकी सफलता के कारण। तो आप पढ़िए तो सही, आप विचार तो कीजिए, नरेंद्र मोदी जी जुमलेबाज है या देश के जो अन्य राजनीतिक दल है वो जुमलेबाज है? वास्तविकता सामने आ जाएगी। भी झूठ बोलना इन लोगों का काम है, और कांग्रेस का तो काम ही झूठ बोलना है। भ्रष्टाचार का नाम ही कांग्रेस, और कांग्रेस का नाम ही भ्रष्टाचार है। आप 2014 से पहले का आप कोई भी पत्र, कोई भी मैगजीन उठा करके पढ़िए, बड़े बड़े स्कैंडल, भ्रष्टाचार के एक से बढ़ के बड़े कीर्तिमान उस समय किए जा रहे थे। पूरे देश को धर्मशाला बना के रखा था। 2014 के बाद का दृश्य देखिए, लगता है कि हम किसी देश में रहे।
विदेश में जाओ तो आपका मान सम्मान दिन दुना रात चुगुना बढ़ चुका है। जहाँ जाओगे वहाँ आपको सम्मान मिलेगा। और फिर भी अगर कोई नरेंद्र मोदी जी को जुमलाबाज कहते हैं तो ये उनके अपने स्वयं के दिमाग का दिवालियापन है कि वो अपने दिमाग का कहीं ना कहीं जांच करवाए, इलाज करवाए कि वो या तो दुनिया को बरगला बेवकूफ़ बना रहे या स्वयं अपने आप में वो बेवकूफ़ बन रहे हैं। आपके पार्टी का ही नारा है अच्छे दिन आने वाले हैं, कब आएंगे अच्छे दिन? अच्छे दिन महंगाई 2000 चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। अब ये तो कहीं भी कुछ कहने से काम, अच्छे दिन यही तो है। अच्छे दिन जम्मू कश्मीर का संपूर्ण रूप से भारत में विलय हो गया, इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है? भव्य और दिव्य मंदिर श्री राम लला का नहीं, आम लोग तो अयोध्या जी महंगाई में से बन परेशान चुका हैं। है, इससे अच्छे दिन और क्या हो सकते हैं? आम गरीबों लोग को महंगाई आवास से तो मिल रहा परेशान है है, ना। गरीबों को आवास मिल रहा है, इससे अच्छे दिन और क्या हो सकता है? हमारी माता बहनें धुएं में आंख के उनकी आंसू बहते रहते थे। गरीब माँ बहू जब खेती बाड़ी का काम या दिन दिहाड़ी का काम करके घर पे पहुंचती थी, कितनी तकलीफ होती थी उसको, जो वो चूल्हा जलाती थी। बरसात में तो चूल्हा जल नहीं पाता था। इधर बच्चे बच्ची बिलबिलाते माँ भूख लगी, इधर माँ अपना सब कुछ मेहनत करके उसके लिए काम करके आती थी और वो अपना चूल्हा ठीक से नहीं जला पाती थी। उस माँ की आंखों में झांकने का किसी ने काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हर व्यक्ति तक कैसे हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे, ये तय किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और उसी का परिणाम है कि आज आप चारों तरफ जाकर के, कौन कहता है बेरोजगारी, ये तो समय के साथ सारी चीज़ें खड़ी होती है। आज कहीं महंगाई बढ़ी है तो आज कहीं किसी चीज़ में सुगमता भी आई है। अर्थशास्त्र का नियम है, जैसे जैसे मांग बढ़ेगी पूर्ति कम होगी, स्वतः उसका भाव बढ़ जाता है। नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हुआ करती थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सरकार से सवाल पूछा करते थे महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। तो जब आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो स्वाभाविक सी बात है कि सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे। समय के साथ हर चीज़ में परिवर्तन आएगा ना। एक जमाना था जब लोगों ने नहाने का साबुन नहीं देखा था, आज लोग काय से नहा रहे, शैम्पू, एक से एक बढ़ के साबुन। वो दिन याद करो जब नहाने का साबुन तक नहीं देखा था लोगों ने, कि नहाने का भी कुछ साबुन आता है, कपड़े धोने का भी कुछ साबुन आता है। लेकिन जब विकास हुआ है, विकास के साथ साथ सारी चीज़, आज मोबाइल, सोशल मीडिया, कितनी प्लेटफार्म आज सोशल मीडिया क्षेत्र में आ चुके हैं। आज युवा पीढ़ी कितनी आगे निकल चुकी है। जब उनकी आवश्यकताएं बढ़ी है तो उनकी जब आवश्यकताओं के साथ हर चीज़ का मांग बढ़ी है, और मांग बढ़ी तो उसका अपना भाव में उठाव आएगा ही सही। लेकिन दूसरी तरफ आप हमारी जो उत्पादन क्षमता है, ये मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था 2003 से पहले। आज मध्य प्रदेश 7 बार कृषि कर्मण्य पुरस्कार प्राप्त कर चुका है केंद्र सरकार से, 7 बार। इस मध्य प्रदेश का सिंचाई रकबा राजे महाराजे सारे सम्राट सबको मिला करके मात्र 7 लाख हेक्टर था 2003 से पहले। 2003 के बाद मध्य प्रदेश का सिंचाई का रकबा बढ़ करके 47 लाख हेक्टर हो गया। आपके पार्टी के लोग ही पेट्रोल की कीमत पर सवाल खड़ा किया करते थे। आपके पार्टी से ही आती हैं स्मृति ईरानी, सिलेंडर उठाकर सड़क पर आ जाया करती थी। वो समय काल परिस्थिति हर चीज़ में उतार चढ़ाव आता रहता है। जैसे जैसे मांग बढ़ी है, आज कितने विकल्प हो गए। आज देखिए आप, एक ज़माना था जब इक्की दुक्की गाड़ियाँ नज़र आती थी। जब मेरे पास उस समय 1986 में से मेरे पास राजदूत मोटरसाइकिल थी उस समय देखने को नहीं मिलती थी। जब आज आप देखेंगे तो हर घर में 2 या 3 मोटरसाइकिल आपको नजर आएगी। जब मांग बढ़ी है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में उठाव भी आएगा ही सही। ऐसी कोई भारतीय जनता पार्टी ने कोई कमी नहीं छोड़ी कि ये कोरोना जैसे विषम परिस्थिति में पूरी दुनिया त्राहिमाम हो रही थी, त्रासदी का जीवन लोग जी रहे थे। उस समय भी हमारे मजबूत नेतृत्व के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को संबल देने का काम किया। भारत की अर्थव्यवस्था को तो संभाला है, विकास की पटरी पे गाड़ी को भले धीमी हो गई लेकिन लगातार चलती रही। 20 लाख करोड़ का पैकेज भारत के लिए दिया, 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त में राशन देने का काम किया, मुफ्त में वैक्सीन लगाने का काम किया। ये कुछ साधारण बातें हैं? इतना बड़ा देश और उस देश की व्यवस्था को कैसे संभाल के रखा है, और पूरा मानवता त्राहिमाम कर रही थी। पिता के पास बेटा जाने से संकोच कर रहा था। ऐसी विषम परिस्थिति में भी सबको जोड़ के रखना और पूरे विश्व में जिस प्रकार का संदेश दिया है वसुदैव कुटुंबकम के भाव को लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ज्ञान जो सिंह काम जी, किया है। देश तो तब भी बड़ा था ना जब सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी। आप पोलियो का वैक्सीन पे विचार कीजिए, कब पोलियो का वैक्सीन आकर के भारत में लागू होने लगने लगा। कोरोना काल में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, हमारे देश के यशस्वी नेतृत्व ने उस दिशा में पहल करी
कि हमारे देश में बनी हुई वैक्सीन कोरोना पीड़ित लोगों को लगी, तब जाकर हमें मुक्ति मिली। पहले भी सरकारें थी, पहले भी देश था, पहले भी बहुत सारी व्यवस्थाएं थी, लेकिन उनको संभालने वाले, उनके करने वालों में कितना अंतर था। नरेंद्र मोदी जी जिस संवेदना के साथ काम करते हैं, जिस आत्मीयता के साथ चिंता करते हैं, और जो गरीबों का उत्थान और विकास करने की बात आती है, तो सबसे आगे कहीं खड़ा नजर आती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नजर आती है। आप ग्राफ तैयार कीजिए, एक वर्ष दर वर्ष आप अपनी प्लानिंग कीजिए, आपको लगेगा कि वास्तव में भारत का सबसे ज़्यादा विकास कब हुआ है, भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी मजबूती कब आई है। इतने सारे उतार चढ़ाव के बाद, सारे झंझावतों के बावजूद भी अपनी नाव को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना, ये कुछ साधारण बात नहीं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये सिद्ध कर दिया कि भारत किसी प्रकार से पीछे नहीं है। आज भारत, बदलता हुआ भारत हम देख रहे हैं, और इस बदलते हुए भारत में जमीन से लेकर चांद तक की जो हमारी सफलता है, इसको देख करके दुनिया नतमस्तक है। आज जो आविष्कार और जो अन्वेंशन हो रहा है, अनुसंधान हो रहा है, उस पर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा है जिसकी चिंता नहीं की हो। भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले के लिए इंडिया नामक गठबंधन बनाया गया था। आज जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे नीतीश कुमार, वो भी आपके गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं। कैसे देखते हैं इसे? क्या लगता है कुछ? यही तो राजनीतिक सूझबूझ है, यही तो कूटनीति या रणनीति के लिए इसको आप, क्या लगता है इसका फायदा कुछ पहुंचेगा आगामी देश हित में जो अच्छा हो सकता है वो सब करने का हम प्रयास करेंगे। देश के लिए जो आगे आएगा उसको हम गले से लगाएंगे। जिसकी नज़र में देश है, जो देश के हित में काम करना चाहते हैं, वो आ जाए भारतीय जनता पार्टी के साथ। स्वागत है उनका, वंदन है, अभिनंदन है उनका। तो आपको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार देश हित में काम करना चाहते हैं? बिल्कुल, नीतीश जी ने ये सोच के भारतीय जनता पार्टी के साथ वापस आए। जो पुनरुत्थान हो रहा है देश का आज, जिस प्रकार से अभी 22 जनवरी का वातावरण आपने देखा होगा, पूरे विश्व में, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, राम हमारे आदर्श है, पूरे विश्व के आदर्श है राम। लेकिन महत्वाकांक्षा तो उनकी प्रधानमंत्री बनने की है, क्या वो बन पाएंगे? नहीं भाई, महत्वाकांक्षा अगर प्रधानमंत्री की बनने की होती नीतीश जी की, तो वो इंडिया में रहते, वो इधर काहे को आते। इंडिया गठबंधन जो है उनका, उसमें उनको वरीयता थी। भारतीय जनता पार्टी में तो कोई ऐसा फैक्ट नहीं हुआ कि तुम इधर आ जाओ, हम तुम्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और उनके प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए, उनके प्रति विश्वास जताते हुए शायद इंडिया गठबंधन में दावेदार बहुत सारे थे प्रधानमंत्री के, इसलिए मजबूरन नीतीश कुमार को दल बदलना पड़ा। अब ये तो उनका अपना विचार है, उनने क्या रणनीति और क्या योजना बना करके अपना फैसला लिया है, लेकिन उनने सही कदम उठाया है, देश हित में अपना कदम उठाया है। देश हित में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। राम मंदिर का निर्माण लोकसभा चुनाव में कितना फायदा पहुंचाएगा भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, राम जन्मभूमि का आंदोलन लंबे समय से चला आ रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का सौभाग्य कह लीजिए, या भगवान ने ये काम भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों के द्वारा ही करवाना तय किया होगा। इसलिए राम मंदिर हमारे लिए कोई फायदे का काम नहीं है। राम लला हमारे श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं, जन जन में समाया हुआ हमारा राम है। राम तो रमा है रोम, रोम में मिलेंगे राम, एक बार हृदय से राम तो पुकारिए। राम कहाँ नहीं है? राम तो हम सबके हैं, इस देश में ही नहीं, दुनिया में रहने वाले सब लोगों के राम हैं। इसलिए राम का जो जन्मभूमि है, भगवान श्री राम लला की जन्मभूमि पर उस समय आक्रांताओं ने आक्रमण करके उसको नष्ट भ्रष्ट करने का काम किया था, उसको ख़त्म करने का काम किया था, इस देश की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किया था। इसलिए उसके पुनरुत्थान के लिए, भारत के आत्मसम्मान स्वाभिमान के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस दिशा में अपना सहयोग किया, अपना कदम आगे बढ़ाया, और विश्व हिंदू परिषद ने इसका पूरा बीड़ा उठाया था। विश्व हिंदू परिषद के सहयोगी बनकर के और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उसमें जहां संभव हो पाया अपना सहयोग करने का प्रयास किया। इससे हम लाभ हानि देख कर के काम नहीं किया। ये तो महीनों बाद लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तमाम पार्टियां एवं नेता अलग अलग वादों के साथ चुनाव में जाएंगे। आपके वादे क्या रहने वाले हैं? गरीब कल्याण और सुशासन, एक ही नारा हमारा, तो गरीब कल्याण और सुशासन।
गरीब का कल्याण हो, राजनीतिक सुचिता कायम रहे, सुशासन हम जनता को दे पाएँ, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप क्षेत्र की जनता से कुछ अपील करना चाहें, कुछ संदेश देना चाहें अपनी ओर से, तो वो क्या होगी? सबसे मेरा ये निवेदन है कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे क्षण में जी रहे हैं, ऐसे समय हम पैदा हुए हैं जब दुनिया का नेतृत्व भारत करने वाला है। आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये भारत माता बहुत मजबूती के साथ खड़ी हो रही है। भारत का आज चहुमुखी विकास हो रहा है। इसलिए सबसे ये निवेदन है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े होकर के और इस भारत राष्ट्र को मजबूती तक, ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती कैसे हम दे सकते हैं, इस दिशा में सब सहयोग करें। जय भारत, जय श्री राम। तो ये थे हमारे साथ ज्ञान सिंह गुर्जर जी, जो कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजगढ़ के जिलाध्यक्ष हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में सांसद के दावेदार भी हैं। तो ऐसे ही अलग अलग नेताओं से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे और आपके सवालों को आपके प्रतिनिधि तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ नट। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान सिंह गुर्जर जी। राम राम राम।